हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th नीट का पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट चैप्टर जो कि बॉटनी के अंदर आता है। हम इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से एज ए फर्स्ट क्लास, जो भी क्लास 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल चैप्टर है। दिस चैप्टर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th में भी आपने सेल चैप्टर पढ़ा है काफ़ी अच्छे से, तो उसी चैप्टर का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में एक्चुअली कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या एरियाज हैं जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सेल चैप्टर में अगर हम बात करें तो सेल चैप्टर के जो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ये चैप्टर 3 मेजर पार्ट्स में कवर्ड होता है। फर्स्ट पार्ट होगा इसका फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, हम इसमें करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, जिसमें कि हम बेसिक डेफिनेशंस जानेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या होता है, सेल क्या होता है। इसके साथ साथ उसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन में। तो एक पोर्शन हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम बेसिक डेफिनेशन, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है, सेल कहाँ पाया जाता है, और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हम इंट्रोडक्शन में कवर करने वाले हैं। ये पहला पोर्शन है इस चैप्टर का। देन सेकेंड पोर्शन में हम जानेंगे सेल का ओवरव्यू, जनरल स्ट्रक्चर, यानी एक जो दूसरा सेक्शन है ये ओवरव्यू ऑफ सेल है, ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें कि हम जनरल स्ट्रक्चर, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, तो सबके सेल का एक जनरल आइडिया हम लेंगे। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, कैसे ये ऑर्गेनेल्स असेंबल होते हैं, उनका एक हम जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल समझने के बाद हम सेल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी जो भी सेल टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोट, और यूकैरियोट का ही 2 डिवीजन हो जाता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यानी जो थर्ड सेक्शन में हम सेल के क्लास की बात करेंगे, यानी इसमें एक पोर्शन होगा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट, जिसमें हम बैक्टीरियल सेल का डिटेल डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। इसी का दूसरा पोर्शन होगा जो एक प्लांट सेल का होगा, प्लांट सेल, और इसी में जो थर्ड सेक्शन होगा वो एक एनिमल सेल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होगा, एनिमल सेल। यानी ओवरऑल इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और सेल के 3 क्लासेस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में बैक्टीरियल सेल के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, और यूकैरियोटिक सेल में इन दोनों को हम, प्लांट्स और एनिमल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो वो भी इन टॉपिक वाइज ही लगभग क्वेश्चंस का भी वेटेज है। 3 to 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम मान लेते हैं 1 क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाता है। ओवरव्यू सेल ऑफ सेल से भी 1 क्वेश्चन अल्टरनेटली आते रहते हैं नीट एग्जामिनेशन में, लेकिन जो एक मेजर पोर्शन है वो
सेल के टाइप से प्रोकैरियोट के, प्लांट सेल और एनिमल सेल से, लगभग इन तीनों से मिला के एक एक क्वेश्चन, यानी जो थर्ड कैटेगरी है इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो टोटल वेटेज इस चैप्टर में 3 to 4 क्वेश्चंस है, जिसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, सेल के क्लासिफिकेशन जिसमें प्रोकैरियोट, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जिसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये आपको इंटायर सिलेबस है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए चैप्टर में फर्दर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि आखिर नीट के लिए हमें क्या जरूरी है, एनसीईआरटी में किन चीजों पे ध्यान दिया गया है, और ये सेल क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेल की जब भी हम डिस्कशन शुरू करेंगे, सेल की जब भी बात होगी तो बात होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि सेल को कहा ही जाता है इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल की जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। सेल की जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। और लिविंग जो भी सजीव होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं, जिससे कि लिविंग को हम नॉन लिविंग से अलग रखते हैं या डिफरेंस हम देखते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ कैटेगरीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, मूवमेंट शो करते हैं, न्यूट्रिएंट का इनटेक करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टर्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें देखने को मिलती है ग्रोथ, यानी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो वो ग्रोथ शो करेगा, इंक्रीज इन साइज, नंबर, रिप्रोडक्शन शो करेगा, मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म, यानी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सेल के अंदर, लिविंग के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फॉर्म में, बायोकेमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में होती है। उन्हीं रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो भी क्या है? एक मेटाबॉलिज्म है। यानी मेटाबॉलिज्म में तमाम तरह की रिएक्शंस जो लिविंग के अंदर होती हैं उनको हम इकट्ठे कह देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया। इसके अलावा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वे अपने इन्वायरमेंट से, कोई भी स्टिमुलस से, कोई भी फैक्टर से वो अफेक्टेड होते हैं और उससे वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन, टच, स्मेल, विजन, नहीं, टेस्ट, तो ये सब क्या है? हमारे सेंसरी जो भी ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उसके रिस्पेक्ट वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये कॉमन फीचर्स है। रिस्पॉन्स के लिए मेनली हमारा नर्वस सिस्टम एप्लीकेबल होता है। तो ये सब कॉमन फीचर्स हमें लिविंग में देखने को मिलती हैं और इसी के बेसिस पर, इन कॉमन फीचर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म का भी, जो भी लिविंग है उनकी भी कुछ कैटेगरीज बना दी गई है कि लिविंग तो पूरे इंटायर अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है सब लिविंग है। तो फिर हम उसको एक साथ कैसे डील कर सकते हैं?
तो चूंकि ऑर्गेनिज्म के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, उन कॉमन फीचर्स के बेसिस पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 कैटेगरीज के अंदर हम क्लासिफाई कर दिए गए हैं, जिससे कि हमारी जो भी पढ़ने का तरीका हो, स्टडी हो, आसान हो सके। यानी अगर हम 5 ग्रुप पढ़ लेते हैं तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक कॉमन आइडिया, एक जनरल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगे। तो इसके बेसिस पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 कैटेगरीज में, प्लांट्स उन्हें कहा जाता है, प्लांट्स यानी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल्स, फंगस अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फंगस, बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टन्स। इसके बाद एक कैटेगरी है प्रोटिस्ट की, प्रोटिस्टा, यानी जो ये लिविंग फीचर शो करते हैं, इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्हें 5 कैटेगरीज के अंदर, प्लांट, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, दुनिया के कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला के रखो वो इन्हीं 5 कैटेगरीज के अंदर फिट हो जाएगा। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल है, लिविंग मतलब सेल, यानी सेल भी क्या होगा, या तो सेल प्लांट का होगा, या तो सेल एनिमल का होगा, या तो सेल फंगस का होगा, या तो सेल बैक्टीरिया का होगा, या तो सेल प्रोटिस्टा का होगा। यानी सेल का रेंज अब हमें इससे पता चल जाता है कि जब भी हम सेल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनिज्म के बारे में ही हम बात करेंगे। इतना क्लियर है? सेल कहाँ, सेल की डिस्कशन कहाँ होगी, सेल के बारे में हम बातचीत कहाँ करेंगे, तो सेल के बारे में हम इसी 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी डिस्कशन होगा वो इन ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी लिविंग होते हैं, इनकी बॉडी एक जैसी नहीं है। यानी इसमें कुछ सिंगल सेल के भी बने हैं, कुछ मोर देन 1 सेल के भी बने हैं, तो काफी ज्यादा वेरिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर्स। एक तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल के बने हैं, मतलब एक सेल ही एक पूरा जीव है, एक सेल ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर से क्लियर ही है कि ये कितने सेल्स के बने होंगे, ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यानी एक सेल का हो या फिर एक ऑर्गेनिज्म का हो, बात सेम है। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स से ये बने होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। अब चूंकि ऑर्गेनिज्म सिंगल है, ये सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है, तो लाइफ के लिए या लिविंग के लिए, जीवन के लिए जो भी एक्टिविटी होगी, अकेले सबका भार इसी सेल के ऊपर है। यानी सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए, इस सेल सिंगल सेल ही करेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसको मूवमेंट करना है तो खुद
अकेला सेल ही रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट करने के लिए। इसको रिप्रोड्यूस करना है, खुद डिवाइड कर जाएगा, रिप्रोडक्शन भी हो गया। या फिर ग्रोथ करना है तो अपनी साइज थोड़ा बढ़ा ले, इसका ग्रोथ भी हो गया। यानी जो भी फंक्शंस है ये मल्टी फंक्शनल हो गया। यानी जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यकता है उसको ये अकेले ही पूरा कर ले रहा है। यानी इसे दूसरे इंडिविजुअल्स की जरूरत ही नहीं है, यानी ये सेल्फ सफिशिएंट है। सिंगल सेल इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर लिविंग अ लाइफ, यानी ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इनका एग्जिस्टेंस हो जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और सेल्फ सफिशिएंट टू लीड ए लाइफ। लेकिन वही बात करें मल्टी सेलुलर, तो ये ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। इसमें ग्रुप ऑफ सेल से ये ऑर्गेनिज्म बने होंगे, बहुत सारे सेल से। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ही सेल सब बाहर नहीं उठाएगा। इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन, भोजन पानी की व्यवस्था कोई और करेगा, ठीक है। मूवमेंट के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पेड़ पौधों में हम आराम से समझ सकते हैं। पेड़ में क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो सबका अपना अपना काम है, वो एक पेड़ के ही अंग है, लेकिन उनके जो अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग सेल्स से बने हैं, अलग अलग सेल टाइप के बने हैं, और इस हिसाब से उनका फंक्शन भी अलग होता है। यानी इसमें हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी इनका काम बटा हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स का काम बटा हुआ है। यानी जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। एंड इनका स्पेसिफिकेशन होता है हर फंक्शंस का, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें फिर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। यानी सेल्स काफी संख्या में हैं तो इनकी फिर प्रॉपर ग्रुपिंग ही होंगी। अगर हमारे शरीर में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो उनमें भी इनका कैटेगराइजेशन है। सारे सेल्स एक ही रंग रूप आकार के नहीं हैं, सब सेल्स का अलग अलग एक स्पेसिफिक सेल्स का, जैसे एक ऑर्गन में मसल्स का सेल का शेप साइज आकार अलग है, ब्लड के सेल्स के शेप साइज आकार अलग है। पौधों में बात करें तो पत्तियों के जो सेल्स हैं उनका रूप रंग आकार बिल्कुल अलग होगा। एक जड़ में जो सेल्स होंगे, रूट में जो सेल्स होंगे, उनके शेप साइज। तो इस तरह से हमें वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स मिलते हैं, और इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में द सेल्स आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम, और इन्हें हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के टॉपिक में हम इसे डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। यानी जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें थोड़ी मेहनत करने पड़ेगी। यानी ये बिल्कुल सिंपल नहीं होंगे, इनका जो भी काम होगा, जो भी वर्क होगा, एक सीक्रेट होगा, एक रहस्य की तरह होगा, उसमें कुछ न कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी। यानी इसमें हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें क्या देखने को मिलेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी सिस्टम अगर कोई बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसी तरह हमारे सेल्स, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चूंकि सेल्स की संख्या काफ़ी होती है, लाखों में करोड़ों में होती है, तो उनका ग्रुपिंग भी करना होता है। तो देखिए कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं मल्टी सेलुलर में। यानी जो सबसे बेसिक यूनिट होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। स्पेसिफिक टिश्यूज मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ऑर्गन system. And finally different organ systems like digestive system, reproductive system, locomotory system, ये सारे systems मिलके एक complete multicellular organism का formation होता है, यानी ये organism। finally जो भी organism यानी सेल से organism तक की जो भी स्ट्रक्चर है वो वेल ऑर्गेनाइज है। क्या है? वेल ऑर्गेनाइज है। और इसी को कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहां मिलेगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ सफिशिएंट, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन मल्टी सेलुलर में सेल्स कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात में। अब हम टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं कि सेल के बारे में जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोगों को पता चला कि लिविंग के अंदर जो भी जीवित जीव हैं, सजीव हैं, उसके अंदर सेल होता है, यानी वे सेल के बने होते हैं। ये कैसे पता चला? तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। यानी सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में लिविंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल शब्द का इस्तेमाल 1665 के अराउंड हुआ। यानी 1665 में कुछ ऐसा हुआ जिससे सेल शब्द की उत्पत्ति लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में होने लगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होने लगी। यानी उससे पहले 1665 से पहले, बिफोर 1665, सेल, द वर्ड सेल वाज नॉट रिलेटेड टू लिविंग। यानी सेल का अगर हम शाब्दिक अर्थ कहें, बिल्कुल प्योर मीनिंग, तो होता है एक छोटा सा कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम को सेल कहा जाता है। लेकिन 1665 में ऐसा क्या हुआ कि सेल वर्ड हो, सेल जो शब्द है वो लिविंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होने लगा। तो इसके लिए चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। जैसे हम बताते भी हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी एक लिविंग की कहानी है, यानी बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले रॉबर्ट हुक के कंट्रीब्यूशन को हम जानते हैं, जहां से सेल वर्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया। यानी रॉबर्ट हुक इन 1665 इन्होंने क्या कर दिया? तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। वो पौधे के कॉर्क सेल को जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ क्लोज कंपार्टमेंट, मधुमक्खी के छत्ते जैसे बिल्कुल खाली खाली कंपार्टमेंट दिखे। यानी रॉबर्ट हुक को क्या दिखा था कि सेल वर्ड उन्हें कहना पड़ा। तो रॉबर्ट हुक का पहले तो कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट साइंटिस्ट या फर्स्ट टू
ऑब्जर्व, उन्होंने देखा था। फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल, सबसे पहले उन्होंने सेल देखा। तो सेल कहां देखा था? इन एक प्लांट मटेरियल में देखा था, इन कॉर्क, जो कि कॉर्क कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम बार्क, छाल से, पौधे के छाल वाला जो बाहरी पार्ट होता है, बार्क ऑफ ट्री। तो उसमें उन्हें सबसे पहले कॉर्क सेल्स दिखे, और वो देखने में कैसे थे? बिल्कुल हनी कॉम्ब जैसे, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल अंदर से खोखले थे, अंदर कुछ मटेरियल नहीं था, केवल क्या था? सेल वॉल का ढांचा था। क्या था? ये जो कॉर्क सेल्स थे या हनी कॉम्ब जैसा उन्हें दिखा माइक्रोस्कोप में, वो क्या था? डेड सेल था। यानी इस स्पेस को उन्होंने कहा सेल। इस खाली जगह के लिए उन्होंने शब्द का सेल शब्द का इस्तेमाल किया। एक्चुअल में ये जो ढांचा था, ये जो स्ट्रक्चर था, ये केवल सेल वॉल का एक खोखला स्ट्रक्चर था। ये क्या था? किस चीज से बना हुआ था? एक्चुअली ये सेल वॉल था प्लांट का, यानी इसके अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं था, बिल्कुल ये डेड पार्ट था। तो जब भी सेल उन्होंने देखा जो पहली बार, वो कौन सा सेल था? वो एक डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। वैसे भी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि पौधे के मैक्सिमम, जो भी पौधे बड़े हो जाते हैं या फिर मजबूत हो जाते हैं, तो उनके मैक्सिमम सेल्स डेड ही होते हैं। यानी जब तक पौधे के सेल्स डेड नहीं होंगे, तब तक उसमें मजबूती आ ही नहीं सकती है। यानी पौधे को अगर मजबूत, पौधा समय के साथ जैसे मजबूत होता है, उसमें मजबूती आती है, तो उसके कुछ ना कुछ सेल्स जरूर डेड होते हैं, तभी वो मजबूती आ पाती है। तो चूंकि कॉर्क सेल कहाँ मिलता है? तना में। जैसे आपने देखा होगा कि काफी पुराना पेड़ है, आम का पेड़, नीम का पेड़, जो भी पेड़ है, तो बाहर का उसका जो कवच है, छाल है, वो निकलते रहता है ऑटोमेटिकली भी, और उसी डेड मटेरियल में कॉर्क सेल उन्होंने देखा था। ये स्ट्रक्चर उन्हें कैसा लगा? ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था उन्हें, हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी का छत्ता जैसा दिख ही रहा है। अब केवल देखने से तो काम नहीं होता है, इस चीज को, इस वर्क को पब्लिश करना भी जरूरी होता है, क्योंकि साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई भी खोज जब आप करते हो, तो आपको प्रॉपर उसको एक जर्नल में पब्लिश कराना रहता है, ताकि पूरे उस समाज के लोग, उस साइंटिफिक कम्युनिटी में वो बात पहुंचे, वो खोज पहुंचे। तो इसके लिए रॉबर्ट हुक ने अपने इस वर्क को एक जर्नल में छपवाया था, काफी इंपॉर्टेंट जर्नल, क्योंकि फर्स्ट लिविंग के बारे में हमने सेल वर्ड यूज किया है, तो उस जर्नल का नाम था माइक्रोग्राफिया। यानी ये सब वर्क उन्होंने कहाँ पब्लिश करवाया था? इन माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया क्या हो गया? माइक्रोग्राफिया, ये भी आप लिख लीजिए, जर्नल है इन विच the discovery was published. This discovery was published. तो माइक्रोग्राफिया नामक जर्नल में इनका वर्क पब्लिश हुआ था। तो ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने सेल वर्ड यूज करना शुरू कर दिया लिविंग के अंदर, क्योंकि प्लांट लिविंग होते हैं, उसके कुछ पार्ट ही डेड होते हैं। तो दिखा तो प्लांट के अंदर ही है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। अब चलते हैं कि इन्होंने तो सेल वर्ड का आविष्कार कर दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जब कोई भी चीज नया
मिलता है लोगों को तो उसके बारे में उत्सुकता बढ़ जाती है। यानी अब उनके बाद जो कलीग्स होंगे या उनके जूनियर्स होंगे वो सब फिर ध्यान लगाने लगे कि क्या सेल केवल प्लांट में ही मिलेगा कि कहीं और भी मिलेगा। फिर उन लोगों ने भी क्या किया, माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत सारी चीजों को खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो कुछ दिनों बाद एक घटना सामने आती है कि एक साइंटिस्ट है एंटन वॉन लीeuwenhoek, उन्हें कोई जिंदा सेल दिख जाता है, यानी लिविंग सेल दिख जाता है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई कि अभी तक केवल डेड की बात हो रही थी, लेकिन 1674 में लीeuwenhoek साहब ने एक जिंदा सेल सबके सामने प्रस्तुत किया। तो चलते हैं, लिविंग सेल देखने का श्रेय सबसे पहले जाता है, साइंटिस्ट हैं एंटन वॉन लीeuwenhoek, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और 1674 में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। यानी इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व फर्स्ट, देखो पहले वाले को ही सबको याद रखता है, ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व अ लिविंग सेल, लिविंग सेल। तब बात होगी कि आखिर कौन सा लिविंग सेल, क्योंकि लिविंग में तो हमने पढ़ा कि 5 ग्रुप्स आता है, लिविंग में प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, माइक्रोब्स भी आते हैं, फंगस भी आते हैं। तो ये जो लिविंग सेल उन्होंने देखा, ये पानी के बूंद में देखा, पानी में, वाटर में, पॉन्ड वाटर में, जैसे तालाब का जमा हुआ पानी, इसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी पॉन्ड वाटर में क्या दिखेंगे, पॉन्ड वाटर में या तो आपको दिखेगा एल्गी, क्या दिखेगा, एल्गी दिख सकता है, बिल्कुल जैसे कोई भी पानी जमा हुआ रहता है तो उसमें देखिएगा हरा हरा एक लेयर पड़ने लगता है, एक परत पड़ने लगता है, वो सब एल्गी होते हैं। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया दिखा, प्रोटोजोन्स दिखे, एक्सेट्रा। यानी ये सब स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होंगे। ये सब कैसे होंगे, सिंगल सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यानी ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल हैं और हमने अभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डिस्कस भी किया। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें पॉन्ड वाटर के जो भी ड्रॉप्स हैं उसके अंदर स्लाइड पे जब अब देखा गया तो ये सारे ऑर्गेनिज्म दिखे। और चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसलिए लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि लीeuwenhoek क्या है, हमारे फादर ऑफ, लीeuwenhoek को लिख लीजिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। यानी सबसे पहले लिविंग सेल लीeuwenhoek ने देखा और वो लिविंग सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो बिना माइक्रोस्कोप के दिखेंगे ही नहीं, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाने का क्रेडिट किने जाता है, एंटन वॉन लीeuwenhoek को। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इन्होंने कर दिखाया। लेकिन अभी भी सेल के अंदर की कहानी कोई नहीं जान पाया था। सेल की बाहरी कहानी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, लेकिन सेल का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है सेल में, अभी तक नहीं पता हो पाया था। तो इसी क्रम में जो डिस्कवरी आगे आने वाली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल या कंपोनेंट हम
कर सकते हैं, तो वो दिखा रॉबर्ट ब्राउन को काफी मेहनत के बाद। मतलब सदियों लग गई, सालों साल लग गए, लगभग 150 साल के इंतजार के बाद सेल के अंदर की चीज देखने में सफलता प्राप्त हुई, और वो था न्यूक्लियस। यानी जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो सेल के रिगार्डिंग रॉबर्ट ब्राउन साहब का है, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था? इन ईयर 1764, तो इनका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। यानी न्यूक्लियस को देखने का पहला श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को। और अगर हम पूछें कि सेल के अंदर उन्हें न्यूक्लियस ही क्यों दिखा सबसे पहले, आप भी सोचिए। तो इसका रीजन ये था कि जो भी सेल होता है, अगर ये सेल है तो न्यूक्लियस, इसका मेजर पोर्शन न्यूक्लियस ही होता है। यानी मेजर पोर्शन क्या है इसका? न्यूक्लियस। यानी सेल के अंदर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होगा, वो न्यूक्लियस होगा। बाकी सारे ऑर्गेनेल इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। यानी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन के चलते इन्हें सबसे पहले न्यूक्लियस दिखा। फर्दर जब माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन काफी एडवांस हुआ, तभी जाकर अदर सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनेल्स यानी जो बड़ा रहेगा वो पहले दिखेगा। तो न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा रहता है, इसीलिए रॉबर्ट ब्राउन को जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल दिखा था वो न्यूक्लियस ही दिखा था। इतनी बात क्लियर है? अब यहां तक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो रहा था, सबके हाथ में माइक्रोस्कोप लग गया था, कोई कुछ ना कुछ अपना देख रहे थे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेंज तो काफी बड़ा है। लेकिन सेल के बारे में कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हो पाया था, कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट इस समय तक नहीं हो पाया था। तो सेल के बारे में कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल डेवलपमेंट हुआ ईयर 1838 में, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी हिस्टोरिकल जर्नी है, जो सेल की कहानी है, उसमें एक बहुत ही सुनहरा मोड़ है किसका? सेल थ्योरी का। क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट भाइयों ने मिलकर दिया था। एक थे एम स्लेडन, ये बॉटनिस्ट थे। क्या थे ये? पेड़ पौधों के बारे में जानते थे, बॉटनिस्ट। और दूसरे भाई थे इनके स्लेडन के स्वान, थियोडर स्वान, जो कि पेशे से क्या थे? ही वॉज जूलॉजिस्ट। ये एनिमल्स के एक्सपर्ट थे, ये जूलॉजी के जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? स्वान साहब, ही वॉज अ जूलॉजिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे एनिमल टिश्यू को ऑब्जर्व किया। स्लेडन ने अपना जो भी स्टेटमेंट इनका आया था वो 1938 में
1938 में जो भी इन्होंने अपने जीवन में स्टडी किया था पौधों के बारे में, यानी पौधे के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इसमें भी जितने भी पौधे के ग्रुप हैं, या तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जितना भी इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया था पौधों के बारे में, टिश्यूज देखा था, सारे पौधे के अंग में उन्हें सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। यानी ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के बेसिस पे एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि ऑल plants are made up of cells। इसी तरह जूलॉजिस्ट थे स्वॉन, उन्होंने एनिमल के स्टडी के बेसिस पे, एनिमल टिश्यू के स्टडी के बेसिस पे अपना एक स्टेटमेंट डिजाइन किया। चूंकि जूलॉजिस्ट थे तो ये एनिमल की बात करेंगे। ऑल animals are made up of cells। यह स्टेटमेंट एक साल बाद आया 1939 में, इनका स्टेटमेंट 1938 में। लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया कि आपने प्लांट के बारे में देखा तो सेल दिखा, मैंने एनिमल को देखा तो मुझे भी सेल दिखा, तो क्यों ना हम एक साथ मिलके सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बातें कह दें कि आपने प्लांट को देख लिया, हमने एनिमल को देख लिया, तो लगभग सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर तो आ ही जाएंगे। तो इन्होंने अपने दोनों स्टेटमेंट को टेबल पर बैठ के सिंप्लीफाई किया और क्लब करके एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या दिया? all living organisms are made up of cells। यानी ये कंक्लूडेड इन स्टेटमेंट था। यही स्टेटमेंट सेल थ्योरी के नाम से पॉपुलर हुआ 1939 में। तो दिस थ्योरी, दिस स्टेटमेंट वाज पॉपुलराइज्ड एज सेल थ्योरी। अभी इस थ्योरी में फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ जो रोडोल्फ वर्चाउ का था। तो अभी हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।